आपके साथ शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर बुलंदशहर से। प्रॉपर्टी डीलर कॉलोनाइजर सुधीर गोयल के करीबियों के घर पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है और ईडी ने 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। कोतवाली नगर स्थित एक गन हाउस संचालक के घर पर भी छापेमारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। आर्म्स डीलर के आवास से पूछताछ के बाद दोनों को ईडी ने हिरासत में लिया। आर्म्स डीलर के आवास से प्रॉपर्टी के कागजात और कैश भी मिला है। पांच ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। अभी बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से एक सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोगों को ईडी ने हिरासत में भी लिया है और नोट गिनने की मशीन को भी मकान के अंदर बुलाया गया है, जिसमें नोट गिनने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी कुछ दस्तावेजों को भी ईडी ने अपने कब्जे में लिया है। साथ ही बैंक की पासबुक और तमाम ऐसे कीमती दस्तावेजों को ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है और जो ईडी के आला अधिकारी हैं वो अभी पूरे मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। नोएडा में आयकर विभाग ने बिल्डरों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। भूटानी ग्रुप 108, लॉजिक्स, कोरेंथम, एडवांस सहित अन्य बिल्डरों पर भी छापेमारी लगातार जारी है। आज आईटी रेड का 6वां दिन है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 100 से ज्यादा ऑफिसर छापेमारी में शामिल हैं और अब तक की जांच में 700 करोड़ से ज्यादा का अनअकाउंटेड लेन देन मिला है। इसके अलावा 9 करोड़ कैश और ज्वेलरी की भी बरामदगी की गई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अनअकाउंटेड लेन देन से जुड़े दस्तावेजों को जब्त किया है। साथ ही कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में पैसा खपाने के दस्तावेज हाथ लगे। डॉक्यूमेंट्स और डिजिटल एविडेंस को भी सीज कर लिया गया है। दिल्ली एनसीआर में आयकर विभाग की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 6ठे दिन भी आयकर रेड जारी है। आपको बता दें, लॉजिक्स बिल्डर, ग्रुप 108, भूटानी ग्रुप और इसके अलावा कई अन्य बिल्डरों पर शिकंजा कसा गया। लगातार टैक्स चोरी की शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद अब ये छापेमारी की गई है। इस समय हम नोएडा के सेक्टर 90 भूटानी ग्रुप के बाहर ही मौजूद हैं और आपको बताएं 6ठे दिन भी आयकर विभाग की रेड जारी है। अब तक करीब 700 करोड़ रुपए के लेन देन की, जो कि अनअकाउंटेड मनी है, उसकी जानकारी मिली है। इसके अलावा 6 करोड़ के आसपास कैश और ज्वेलरी मिली है। लिहाजा सभी को लेकर डिटेल और मांगी गई है। इसके अलावा कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क भी सीज की गई है और जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है, डिजिटल एविडेंस है, 44 लाख रुपए बताई गई है। लोगों को बुलाकर जब उनके खोए और चोरी हुए मोबाइल सौंपे गए तो उनके चेहरे पर मुस्कान आई। अगस्त 2023 से दिसंबर 2023 तक जीआरपी ने ये मोबाइल खोज निकाले। से लेके दिसंबर 2023 तक 4 महीने के अभियान में टोटल 721 मोबाइल रिकवर किए गए हैं। ये वो मोबाइल्स हैं जो मिसिंग मोबाइल्स हैं। इसमें जो विशेष अभियान में जो पूरे भारत में, चाहे वो हैदराबाद हो, बैंगलोर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट हो, कहीं से हर जगह से हमारी टीम भेजी गई। वहाँ उन लोगों से मोबाइल बरामद किए गए। साथ ही साथ जो 721 मोबाइल बरामद किए हैं, इसकी टोटल जो कीमत है लगभग 1 करोड़ 44 लाख है। वाराणसी में 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई। आरोप के मुताबिक गैस रिफिलिंग के चलते यह आग लगी है और इस आग में झुलसने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। थाना आदमपुर क्षेत्र की ये घटना है। कन्नौज में सर्राफा कारोबारी की हत्या का मामला सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद बाइक सवार बदमाश और पहचान बताने वाले को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। गुर सहायगंज में कारोबारी को गोली मारी थी। कानपुर के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। और बागपत से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। करीब 5 सालों से लापता एक शख्स ने अचानक से कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने बताया कि 5 साल पहले मामला दर्ज होने के बाद आरोपी लापता हो गया था। इब्राहिमपुर गावड़ी गांव के रहने वाले योगेंद्र पर वेद प्रकाश ने मारपीट का आरोप लगाया था और उसके खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया था। पुलिस ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद योगेंद्र 22 अक्टूबर 2018 को बिना किसी को घर से बताए ही घर से निकल गया था।
कोर्ट के आदेश पर पिछले साल 28 अप्रैल को थाने में योगेंद्र की पत्नी रीता की शिकायत पर उसी गांव के रहने वाले वेद प्रकाश और उनके बेटों के खिलाफ अपहरण और हत्या के मामले को दर्ज किया गया था। थाने के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि योगेंद्र जिंदा है। अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भाग गया। योगेंद्र दिल्ली में टैक्सी ड्राइवर था और उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि योगेंद्र से पूछताछ के बाद पता चला है कि उसके परिवार और वेद प्रकाश के परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी है। तो इसकी पत्नी ने अपने पति से बात करके, जो पहली पत्नी थी, उसने माननीय न्यायालय के आदेश से थाना सिंघौली में एक 364 एब्डक्शन और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें मुलजिम वही लोग बने जो पूर्व के मुकदमे के वादी थे। वेद प्रकाश, उनके 2 बच्चे थे। इससे और शक गहरा गया हम लोगों को। इससे हमारी सर्वनाश की टीम ने, पुलिस ने गहराई से जांच की इसमें, तो पूरी। और अगली खबर बदायूं से, जहां पर आबकारी विभाग और इस्लाम नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिर की सूचना के बाद चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध शराब की 615 पेटी बरामद कर ली है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक ट्रक में अवैध शराब पंजाब के जालंधर से लाकर झारखंड ले जाई जा रही है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। शराब की पेटी से भरा ट्रक बहजोई बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। नोएडा में अवैध पार्किंग के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने एमईटी यूनिवर्सिटी के पास अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें 15 गाड़ियां सीज की गई और 250 गाड़ियों का चालान काटा गया। इतना ही नहीं, 30 गाड़ियों पर लगी ब्लैक फिल्म भी उतरवाई गई। इटावा में फावड़े से काटकर दंपति की हत्या से सनसनीखेज मामला सामने आया। बेटे, बहू और पहली पत्नी पर हत्या का शक जताया जा रहा है। इकदिल इलाके की ये वारदात है। इस घटना के बाद परिवार के बाकी 4 लोग फरार हैं। सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और जांच जारी है। जांच में मदद के लिए फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और गहनता से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आसाराम ने 2 शादियां की हैं। पहली पत्नी गांव में रहती थी। करीब 15 दिन पहले आसाराम अपनी दूसरी पत्नी के साथ गांव पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि उनके पास 12 बीघा जमीन थी। इनमें से काफी जमीन वो पहले ही बेच चुके थे और इस बार फिर से 5 बीघा जमीन बेचने आए हुए थे। प्रथम दृष्टया ये शायद पारिवारिक विवाद के तहत किया गया मर्डर लग रहा है। परिवार के ही 4 लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनको पुलिस ट्रेस भी कर रही है। और इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की कोई और समस्या नहीं है। ग्रामीणों द्वारा भी ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है, बट शायद इनका आपसी पारिवारिक एक विवाद चल रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि मृतक की 2 पत्नियां हैं, जिनमें से एक की यहाँ पे डेड बॉडी मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर के, खुले में एसिड बिक्री पर रोक की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर जवाब मांगा है और राज्य सरकार ने क्या कदम इस पर अब तक उठाए हैं, ये कहना है हाईकोर्ट का। कितने एसिड अटैक पीड़ितों को मुआवजा दिया गया, 5 साल में हुई घटनाओं का ब्यौरा मांगा गया है और सीएस से व्यक्तिगत हलफनामा देने को कहा गया है। 23 जनवरी को मामले को लेकर अगली सुनवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बहराइच में सरकारी जमीन पर बन रहे घर को बुलडोजर चलाकर निर्माणाध्वस्त कर दिया गया और मोतीपुर तहसील इलाके में ये कार्रवाई देखने को मिली है। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर इसे बनाया जा रहा था। एक ग्रामीण की शिकायत पर तहसीलदार ने मामले की जांच कराकर एंटी भू माफिया कानून के तहत कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन मकान पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त करा दिया। कानपुर में एक घर में महिला का जला हुआ शव मिला के मामला रायपुरवा थाना इलाके का है। सूचना के बाद पहुंची फॉरेंसिक टीम और पुलिस ने जांच पड़ताल की है। जानकारी के मुताबिक महिला का नाम मंजू वर्मा है और उसकी उम्र 65 साल है। महिला एक स्कूल में टीचर थी। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मौत का जिम्मेदार पड़ोसी को ठहराया गया है। एक सूचना मिली है एक मर्डर की। यहाँ है तो देखा कि बॉडी जो है वो जली हुई है। अराउंड 80 to 90% बॉडी बर्न है। तो फील्ड यूनिट मौके पे आ चुकी है। जो भी प्रिलिमिनरी हमें देखेगा उस हिसाब से परिजनों से तहरीर लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।
पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए रायबरेली पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान किया है और ये रूट डायवर्जन आगामी 13 जनवरी से प्रभावी रहेगा। रूट डायवर्जन के तहत भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से निकाला जाएगा। लखनऊ से अयोध्या जाने वाले वाहनों को भी उन्नाव होते हुए रायबरेली भेजा जाएगा। यहां से लालगंज, महाराजगंज और जगदीशपुर होते हुए इन भारी वाहनों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की ओर मोड़ा जाएगा। देखिए, 22 जनवरी को जो अयोध्या में प्रोग्राम है उसकी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और जो भारी वाहन उधर जाना है अयोध्या की तरफ, प्लानिंग ये बनी है कि सारे वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाएंगे, जिससे अयोध्या जनपद में कोई भीड़ भाड़ वाहनों का ना होने पाए और जो तीर्थयात्री हैं और दर्शनार्थी हैं सुगम तरीके से वो दर्शन कर सकें, पूजा पाठ कर सकें। वाराणसी के रहने वाले 9वीं के छात्र रिजवान खान ने कैनवास पर चारकोल से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की खूबसूरत तस्वीर बनाई है। रिजवान की ये तस्वीर आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। रिजवान खान ने 2 दिनों की मेहनत के बाद चारकोल से भगवान राम से जुड़ी पेंटिंग तैयार की है। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर इनका परिवार भी उत्साहित है। मैंने अमन भाईचारा के लिए सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी की पेंटिंग बनाई है, वो भी चारकोल से। इसको बनाने में मुझे करीबन 1 से 2 दिन लगा और इसमें मैंने बहुत मेहनत की। इसको, इस ड्राइंग को मैंने बनाया है, इसको कंप्लीट मैंने चारकोल से ही बनाया है। ये इधर 22 जनवरी को राम मंदिर जी का उद्घाटन हो रहा है, तो उसका मैंने सोचा कि ये जो हिंदू और मुस्लिम बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, तो ये भेदभाव को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि कुछ यूनिक किया जाए जिसमें लोगों के बीच भेदभाव खत्म हो। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की पूजा और कर्मकांड के लिए जिन प्रमुख पुजारियों को बुलाया गया है उनमें लखनऊ के रहने वाले डॉक्टर श्यामलेश कुमार तिवारी भी शामिल हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में डॉक्टर श्यामलेश तिवारी ने बताया कि वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी जिम्मेदारी मिलने से उत्साहित हैं। प्राण प्रतिष्ठा का जो नव्य भव्य दिव्य आयोजन है, यह मेरे लिए, मेरे प्राच्य संस्कृत विभाग के लिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए और लखनऊ नगर वासियों के लिए, सबके लिए यह सौभाग्य का विषय है कि इस ऐतिहासिक क्षण में, उस ऐतिहासिक क्रिया में, कर्मकांड में यहां सब हम उपस्थित होने वाले हैं वहां पर। और इसी बीच एक बड़ी खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया है। नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में यह फैसला हुआ है। गाजियाबाद के नए नाम हरनंदी नगर, गजप्रस्थ, दूधेश्वर नगर, इस नाम को लेकर अब विचार किया जाएगा। ये कुछ नाम है जिन्हें लेकर अभी विचार होगा। नगर निगम की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है और नाम बदलने का प्रस्ताव पास हो गया है। अमित राणा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से। अमित, नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या क्या ये नाम हैं जो रखे जा सकते हैं गाजियाबाद के? देखिए शीनम, आपको बताना चाहूंगा, पिछले कई सालों से गाजियाबाद का नाम बदलने की जो है कवायद शुरू की जा रही थी, जिसको लेकर लगातार प्रयत्न भी किए जा रहे थे। और आज गाजियाबाद नगर निगम के एक बोर्ड की एक अहम बैठक होनी थी। उस बैठक के दौरान ही वार्ड नंबर 100 के जो पार्षद हैं उनके द्वारा एक प्रस्ताव भी भेजा गया, जिसमें गाजियाबाद का नाम बदलने की बात भी कही गई थी। इससे पहले भी कई अनेक संगठन हैं जो कि बार बार इस बात की कवायद करते रहे हैं कि गाजियाबाद का नाम बदला जाए, क्योंकि कहा जाता है कि गाजियाबाद का नाम जो पड़ा था गाजी-उद-दीन, जो कि यहाँ के शासक थे, उनके नाम से गाजियाबाद इसका नाम पड़ा था। तो उसके बाद से लगातार इस बात की मांग की जा रही थी कि इसका नाम बदला जाए, क्योंकि मुगल आकांक्षाओं की परिचालक बताते हुए इस नाम के परिवर्तन की मांग की जा रही थी। यही कारण भी रहा कि न सिर्फ कई संगठन बल्कि जो पार्षद हैं वार्ड नंबर 100 के संजय सिंह, उनके द्वारा आज एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव पर जब गाजियाबाद की नगर निगम की बोर्ड बैठक में उस प्रस्ताव को देखा गया तो उसको पास भी कर दिया गया। ऐसे में 3 जो नाम है वो इसमें शामिल किए गए हैं। हरनंदी नगर, हरनंदी मैं आपको बताना चाहूंगा इसलिए क्योंकि जो गाजियाबाद की हिंडन नदी है उसका जो पौराणिक नाम था वो हरनंदी था। गजप्रस्थ इसका नाम लेने की बात की जा रही है। वहीं जो तीसरा नाम है वो है दुधेश्वर नगर। दुधेश्वर नगर आपको बताना चाहूंगा गाजियाबाद का प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर है,
जिसके नाम पर द्वेषण नगर रखने की इसकी बात की कही जा रही है। ये 3 से 4 नाम ऐसे प्रस्तावित किए गए हैं। हालांकि बोर्ड बैठक में इसको प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी क्रियाएं होनी है, क्योंकि नगर निगम इसको पास नहीं करने के बाद इसको आगे शासन को भेजेगा। शासन इसमें क्या चीजें करता है क्या नहीं करता है, ये आगे आने वाला समय ही बता पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका मित्रा। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ऐसे में देवराहा बाबा की तपोस्थली देवरिया के लोगों ने भी 22 जनवरी के लिए खास इंतजाम किए हैं। कोई गाना लिख रहा है तो कोई बैठक कर रहा है तो कोई अक्षत बांटकर प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने में जुटा है। न्यूज 18 ने कुछ लोगों से खास बातचीत की। राजा मणि जी हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी माननीय हमारे अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी श्री भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग को कहना है कि चलो राम जी के पावन दुवरिया, अयोध्या नगरिया जय सिया राम, अयोध्या नगरिया जय जय सिया राम, अयोध्या नगरिया जहां अमृत की बरसे बदरिया, जहां अमृत की बरसे बदरिया, अयोध्या नगरिया जय सिया राम, अयोध्या नगरिया। पार्टी के भूपेंद्र सिंह जी हैं, क्या तैयारी चल रही है इस समय? 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी सहित सभी संघ परिवार के लोग घर घर जाकर अक्षत पूजन और फोल्डर, भगवान राम की जो प्रतिमा की आच्छादित जो फोटो आया है उसको भी हम घरों में दे रहे हैं। सबसे अपील भी कर रहे हैं और देवरिया जनपद के सभी मंदिरों के अंदर उस दिन 22 तारीख को सुंदर पाठ होगा, हरि कीर्तन होगा, रामायण होगा और भंडारा भी होगा और सभी को घरों में 21 दीप ही जलाए जाएंगे, राम ज्योति जलाई जाएगी। यही तैयारी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का चल रहा है। क्या तैयारी है आपकी? जो राम मंदिर का स्वरूप है उस्मान राम मंदिर स्वरूप को मैंने मनवाया है लकी द्वारा। संघ परिवार से त्रिवेंद्र भैया हैं, जिलाध्यक्ष जी भाजपा जो है, इन लोगों के नेतृत्व में लकी द्वारा मैं उपहार स्वरूप में उसको मतलब गिफ्ट में दूंगा जो है। आपकी क्या तैयारी है सर 22 जनवरी को? 22 जनवरी को हम लोग दीप यज्ञ करेंगे शाम को और सब तैयारी चल ही रही है। तो तैयारी व्यापक स्तर पे चल रही है। आपसे जानना चाहते हैं 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है, इसके लिए व्यापक देवरिया स्तर में क्या तैयारी? देवरिया में पूरी अच्छे तरह से तैयारी चल रही है। हम लोग घर घर प्रतिदिन अक्षत बांट रहे हैं। अभी कल शाम को यहाँ आरती की गई है, श्री राम आरती सुभाष चौक पर, और नगर भर की शाखाओं के लोग अपने शाखा क्षेत्र में एकत्र होकर के राम धुन गाते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम करते हुए वहां गए सुभाष चौक। वहां पर महाआरती की गई और पूरा संदेश नगर में इस माध्यम से पहुंचाया गया कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन में लोग पूजन भजन वंदन नमन करेंगे और शाम को अपने अपने घरों में दीपावली जलाएंगे और दीप मालिकाएं जलाएंगी। इस प्रकार से हम लोग प्राण प्रतिष्ठा के दिन इस राम जी की का भजन करेंगे, पूजन करेंगे। ये लगातार राजा बाबू नाम का एक व्यक्ति है जो लगातार इस किताब को बांट रहे हैं। अब तक 3000 प्रति बांट भी चुके हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि क्या तैयारी आपके घर में चल रही है 22 जनवरी के लिए? श्री राम जन्मभूमि के 22 तारीख के अवसर पर देवरिया के जन जन और घर घर में व्यापक तैयारी है। अब देवरिया तो क्या पूरे भारतवर्ष में लोग तैयारी कर रहे हैं।